गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्थानीय पवनों पे चर्चा करेंगे जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम में भी होता है और अदर एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्थानीय पवनें, जिनको कहा जाता है लोकल विंड। ये स्थानीय पवनें इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थान विशेष पर प्रवाहित होती हैं, लेकिन ये जिस स्थान पर प्रवाहित होती हैं वहाँ ये व्यापक प्रभाव डालती हैं और वहाँ के जैव विविधता पे, कृषि पे, आर्थिक क्रियाओं पर, सामाजिक, सांस्कृतिक यानी कि जीवन के हर पक्ष को ये प्रभावित करती हैं और वहाँ के मौसम को प्रभावित करती हैं। इसलिए स्थानीय पवनें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तापमान के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहली होती हैं गर्म स्थानीय पवनें और दूसरी होती हैं ठंडी स्थानीय पवनें। इनको कहा जाता है वार्म लोकल विंड्स और ये होती हैं कोल्ड लोकल विंड्स। ये दोनों पवनें जो होती हैं ये स्थान विशेष के मौसम को प्रभावित करती हैं या उसके मौसम पर प्रभाव डालती हैं। स्थान इनको इसलिए कहा जाता है कि ये छोटे से क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, ये बड़े क्षेत्र में नहीं प्रवाहित होती हैं, छोटे से किसी प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं, ये वर्ष के कुछ महीने प्रवाहित होती हैं। इसलिए इनको स्थानीय कहा जाता है। इनका प्रभाव स्थानीय होता है। जो ये गर्म स्थलीय स्थानीय पवनें हैं और ठंडी स्थानीय पवनें हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बस एक होता है कि इनका तापमान सापेक्षिक होता है। कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है कि किसी पवन का इतना टेम्परेचर होगा तो उसे गर्म कहेंगे या इतना कम टेम्परेचर होगा तो उसको ठंडी पवन कहेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई पवन है और इस पवन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यह जिस सतह पर प्रवाहित होने जा रही है या जिस सतह पर प्रवाहित हो रही है उस सतह का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये प्लेस 1 है और इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जाहिर सी बात है कि इस पवन का तापमान इस स्थल से अधिक है, तो इस दशा में यह पवन गर्म स्थानीय पवन होगी। लेकिन यानी कि इसमें देखा जाए कि पवन का तापमान यदि धरातलीय सतह से अधिक है तो उस पवन को गर्म पवन या गर्म स्थानीय पवन कहा जाएगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि यही पवन एक दूसरे प्लेस पर प्रवाहित हो रही है, इस प्लेस पर प्रवाहित हो रही है जिसे बी कहा गया है और इस प्लेस का स्थानीय तापमान या सतह का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जाहिर सी बात है कि बी प्लेस का तापमान पवन से अधिक है, यानी कि पवन का तापमान जिस स्थान पर यह प्रवाहित हो रही है उससे कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ठंडी स्थानीय पवन कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि स्थान विशेष के तापमान और पवन के तापमान में क्या अंतर है। यदि पवन का तापमान स्थान विशेष से अधिक है तो वो गर्म स्थानीय पवन होगी और यदि स्थान विशेष से पवन का तापमान कम है तो वो ठंडी स्थानीय पवनें होंगी। यही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो स्थानीय पवनें कई हैं, तो इस पवनों के जो व्याख्या के लिए मैप का सहारा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। मैप में देखने से काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी हमें। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इसमें हम लोग गर्म स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्म और ठंडी दो स्थानीय पवनें हैं। ये चैप्टर काफ़ी तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना है हमें। बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसमें। तो आज हम लोग गर्म स्थानीय पवनों पर ही चर्चा करेंगे। तो गर्म स्थानीय पवनों की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जो उत्तरी अमेरिका में
रॉकी माउंटेन के पश्चिम से पूरब में प्रवाहित होती है। इसे कहा जाता है चिनूक। चिनूक गर्म स्थानीय पवन है। होता क्या है, ये सर्दियों के मौसम में प्रवाहित होती है। तो जो ये रॉकी माउंटेन है, इसका रॉकी माउंटेन का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जो ये भाग है, इधर से ये पवन प्रवाहित होती है और यहाँ पर चूंकि ये प्रशांत महासागर की ओर से प्रवाहित होती है तो इसके साथ आर्द्रता की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। और यह जब रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग से टकराती है तो पश्चिमी भाग में अच्छी खासी वर्षा होती है इस पवन के द्वारा। लेकिन जब यही पवन रॉकी से ऊपर उठते हुए रॉकी के पूर्वी ढाल पर नीचे की तरफ अवतलित होती है तो धीरे धीरे यह संकुचित होती जाती है, नीचे की तरफ उतरती जाती है, तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और तापमान भी बढ़ता जाता है। तो यह पवन गर्म होने लगती है और रॉकी के पूर्वी ढाल पर शीतकाल में अधिक हिमाच्छादन हुआ रहता है, स्नो कवर एरिया होती है। तो जैसे ही यह पवन पहुंचती है वह स्नो कवर एरिया को फ्री करने लगती है, यानी कि जो आइस होती हैं या हिम होते हैं वो पिघलने लगते हैं और जो चारागाह होते हैं, जो बर्फ़ के नीचे दब गए होते हैं, वो मुक्त होने लगते हैं हिम से। खासकर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी फ्री होने लगती है। तो बहुत कम समय में ये चिनूक हवा जो होती है वो बर्फ़ को पिघला देती है और कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस पवन के आने से यहाँ की हिम पिघल जाती है, तो इसीलिए इसे आइस ईटर या स्नो ईटर कहा जाता है, इसी पवन चिनूक को ही। तो चिनूक को हमें याद रखना है, ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी माउंटेन के पश्चिम से प्रवाहित होते हुए पूर्वी ढाल पर अवतलित होती है, नीचे उतरती है और पूर्वी ढाल के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं उनको पिघलाने लगती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो चारागाह होते हैं वो हिम से फ्री हो जाते हैं, पशुओं को चरने के लिए स्थान मिल जाता है, कृषकों को कृषि भूमि मिल जाती है। लेकिन एक इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और वो ये होता है कि यहाँ ये पवन जो होती है जल्दी से हिम को पिघला देती है और इवापोरेट कर देती है, जो मृदा में नमी होती है। तो जो बसंतकालीन कृषि के लिए जो नमी चाहिए मृदा में वो बहुत कम बचती है। तो एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो ये चिनूक पवन है और यह गर्म स्थानीय पवन है, चिनूक पवन। इसी प्रकार की दूसरी पवन है एक जो फ्रांस में प्रवाहित होती है और यह फ्रांस में आल्प्स पर्वत के उत्तर दक्षिण से प्रवाहित होते हुए उत्तरी ढाल पर उतरती है। जैसे यहाँ चिनूक पश्चिमी ढाल से प्रवाहित होते हुए पूर्वी ढाल पर उतरती है, वैसे ही आल्प्स पर्वत फ्रांस में है, फ्रांस इटली जर्मनी स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर ये क्या करती है कि दक्षिणी ढाल से प्रवाहित होते हुए उत्तरी ढाल पर ये उतरती है और उत्तरी ढाल पर ठीक वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जैसा चिनूक पूर्वी ढाल पर रॉकी के उत्पन्न करती है। यानी कि उत्तरी ढाल पर जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं इनको फॉन जो वायु होती है यह पिघला देती है हिम को और यहाँ के जो खेत हैं या जो चारागाह हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं हिमाच्छादन से। तो फ्रांस में भी फॉन वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जैसा चिनूक उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर उत्पन्न करती है। तो ये एक यहाँ पे हो गया, दो पवनें हो गई, चिनूक और फॉन। तीसरी जो पवन है वो दक्षिण कैलिफोर्निया में यहाँ प्रवाहित होती है और इसका नाम है संता आना। दक्षिणी कैलिफोर्नियाई भाग में प्रवाहित होती है और यह भी गर्म और शुष्क पवन है, संता आना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संता आना की कि यह वहाँ की वायु को बहुत शुष्क बना देती है, मृदा की नमी को बिल्कुल ही सुखा देती है और कैलिफोर्निया में लगने वाली जंगली आग जिसको फॉरेस्ट फायर कहा जाता है उसके लिए यह संता आना बहुत बदनाम है, उसके लिए फॉरेस्ट फायर के लिए। इससे जंगलों में तुरंत आग लगती है। साथ में ये क्या करती है कि जो यहाँ अंगूर या अन्य फलों के बागान हैं उनको भी ये सुखा देती है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जो
अंगूर या अन्य फलों के बागान हैं उनको बहुत नुकसान होता है संता आना से। फॉरेस्ट फायर के लिए बदनाम है संता आना, जो यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। तो ये हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शुष्क पवन, गर्म एवं शुष्क पवन है। इसी प्रकार की एक अगली पवन है जो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है और इसको कहा जाता है जोंडा। जोंडा जो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, जोंडा ये भी एक गर्म और शुष्क पवन है जो ग्रीष्मकाल में प्रवाहित होती है अर्जेंटीना में। जोंडा ये वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जैसा चिनूक, संता आना और फान उत्पन्न करती हैं, वैसा ही जोंडा उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ चूँकि ये हिमाच्छादन नहीं होता है, इसलिए ये हिम को पिघलाती नहीं है, बल्कि यहाँ के जो मैदानी भाग हैं, जो पंपास क्षेत्र है, उसमें प्रवाहित होती है जोंडा। ठीक इसी प्रकार की एक अन्य गर्म पवन है जिसको जापान में प्रवाहित होती है, इसे कहा जाता है योमा। जापान में जो गर्म शुष्क पवन प्रवाहित होती है इसे कहा जाता है योमा, और यह जापान के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ के मौसम पर, योमा का भी। चूँकि जापान एक द्वीपीय देश है इसलिए, और इसके जापान के चारों तरफ सागरीय भाग है, इसलिए जापान का लगभग मौसम सम बना रहता है। लेकिन आंतरिक भागों में क्या होता है कि योमा द्वारा आंतरिक भागों में प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यूरोप में खास करके इस भाग में जो एक कोर्सिका द्वीप है इटली का, ये इटली और फ्रांस के दक्षिण में बिल्कुल स्थित है कोर्सिका द्वीप, यहाँ पर एक पवन प्रवाहित होती है, गर्म है और शुष्क है, उसको कहते हैं ट्रेमंटाने। ट्रेमंटाने यहाँ पर कोर्सिका में प्रवाहित होती है। ट्रेमंटाने पवन कोर्सिका में प्रवाहित होती है, ये भी गर्म और शुष्क पवन है। तो ये एक ही प्रकार की पवनें हैं, चिनूक, संता आना, जोंडा, ट्रेमंटाने, फॉन और योमा। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है गर्म और शुष्क पवन है, इसे कहा जाता है लू, जो ग्रीष्म काल में प्रवाहित होती है मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में। और यह पवन हीट वेव के लिए कुख्यात है कि इसके आने से अचानक ही तापमान 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लू की सबसे बड़ी जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ के क्षेत्रों पे, वो ये पड़ता है कि यहाँ पे जो मृदा की नमी है वो सूख जाती है, फसलें सूखने लगती हैं, जिससे चारागाह भी सूख जाते हैं, पशुओं को बहुत, मनुष्यों को बहुत इससे नुकसान होता है। मृदा की नमी नष्ट हो जाने के कारण उत्पादकता उसकी गिर जाती है, सूखे की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, जलाशय सूखने लगते हैं। तो यहाँ के जीव जंतुओं पर और इको डाइवर्सिटी पर, यहाँ के इकोसिस्टम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लू का। खासकर इंसानों के ऊपर भी हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। तो ये लू है जो उत्तर के मैदान, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव बना रहता है लू का। अगली जो पवन हमारी है वो अफ्रीका में प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं हम लोग हरमट्टन। हरमट्टन, और ये इस प्रकार प्रवाहित होती है यहाँ से, यानी कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए ये दक्षिण पश्चिमी भाग में गल्फ ऑफ गिनी तक प्रवाहित होती है हरमट्टन। हरमट्टन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह रेत युक्त यानी कि धूल युक्त पवन होती है और बहुत शुष्क होती है। यह यहाँ के इकोसिस्टम को पूरी तरह से झुलसा देती है। ये इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसके साथ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और ये धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं ये लगभग धरातल से 2-2, 3-3 किलोमीटर ऊपर तक होती हैं और इनका प्रभाव कई दिनों तक बना रहता है। हरमट्टन के साथ चलने वाली आंधियों या धूल का ऊँट के काफिलों के लिए बहुत कष्टकारी होती है ये पवनें,
इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि गल्फ ऑफ गिनी जो लगभग इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्यरेखीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल में बहुत अधिक तापमान होता है और आर्द्रता भी बहुत होती है, तो इसलिए उमस वाले दिन होते हैं। उमस होती है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, तो उमस बहुत होती है। इससे यहाँ के जीव जंतुओं और मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आता है, मानसूनी सीजन जुलाई अगस्त, तो इस समय क्या होता है कि सापेक्षतया टेम्परेचर भी अधिक होता है, मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी मोर देन 80% से अधिक होती है। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के पसीने होते हैं, पसीना होता है, ये सूखता नहीं है, तो इससे हमें इरिटेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को होता है। और ख़ास करके ऐसे उष्णाद्र मौसम में जर्म्स बहुत होते हैं, तो बीमारियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर होती है, इक्वेटोरियल एरिया पे, गल्फ ऑफ गिनी के पास। ये पवन जो हरमट्टन आती है, ये शुष्क और उष्ण होती है, तो यहाँ के मौसम को जो उष्णाद्र था इसको शुष्क बना देती है, तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, पशुओं को राहत मिलती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है डॉक्टर पवन। और डॉक्टर पवन कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा मौसम पहले उष्णाद्र था, अब थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है, तो इसलिए इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, हरमट्टन को। सहारा के रेगिस्तान से ही प्रवाहित होने वाली एक और पवन है जिसको कहते हैं हम लोग सिरोक्को, और यह सिरोक्को पवन सहारा रेगिस्तान से प्रवाहित होकर दक्षिणी यूरोप में प्रवाहित होती है। सिरोक्को चूँकि सहारा रेगिस्तान से प्रवाहित होती है, ये भी गर्म और उष्ण वायु है, तो इसके साथ सहारा की रेत भी उड़कर चली जाती है। यह पवन भूमध्य सागर से जब ऊपर से भूमध्य सागर के ऊपर से मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो इस सागर से इसके साथ आर्द्रता की मात्रा भी आ जाती है और यह पवन उष्ण आर्द्र हो जाती है, यानी कि यह पवन गर्म भी होती है और भूमध्य सागर से ऊपर से उड़ने के कारण इसके साथ आर्द्रता की मात्रा भी आ जाती है इवापोरेशन की प्रक्रिया के दौरान। जब यही पवन इटली में पहुंचती है तो संघनन होता है और वर्षा होती है। वर्षा होती है, एक घटना घटती है कि इस पवन के साथ जो रेत के कण होते हैं वो लगभग थोड़े से लालिमा लिए होते हैं, लाल रंग के होते हैं, तो ये रेत के कण भी वर्षा के साथ जमीन पर गिरते हैं, तो इसलिए इस रेत जो वर्षा होती है, रेत के कारण इसका रंग थोड़ा सा लाल होता है, तो इसीलिए इसे ब्लड रेन या रक्त वर्षा भी कहते हैं। और यह होती कहाँ है? इटली में और दक्षिणी फ्रांस के क्षेत्रों में होती है। तो इसलिए सिरोक्को पवन के कारण इटली में होने वाली वर्षा को ही ब्लड रेन या रक्त वर्षा भी कहा जाता है। सिरोक्को पवन जो सहारा से प्रवाहित होकर यूरोप के दक्षिणी भाग में पहुंचती है। अलग अलग देशों में इसी सिरोक्को का अलग अलग नाम होता है, कई देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मिस्र में इसे खमसिन कहा जाता है, मिस्र में इस सिरोक्को को खमसिन कहा जाता है। लीबिया में इसे गिबली कहा जाता है, सिरोक्को को ही मिस्र के बगल में लीबिया है, उसमें इसको गिबली कहा जाता है। ट्यूनीशिया में इसी पवन को चिली कहा जाता है, ट्यूनीशिया में इसी पवन को, सिरोक्को को ही चिली कहा जाता है ट्यूनीशिया देश में। और स्पेन में इसी पवन को लेवेच कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिरोक्को के कई नाम हैं, जैसे मिस्र में इसका नाम है खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली और स्पेन में लेवेच, इसी का नाम है। तो सिरोक्को पवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग आते हैं बर्ग पवन जो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पठारी भागों से प्रवाहित होते हुए यह दक्षिण के तटवर्ती भागों में प्रवाहित होती है, इसे कहा जाता है बर्ग। और ये भी गर्म एवं उष्ण वायु होती है बर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका में गर्म और शुष्क वायु को बर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार सूडान में प्रवाहित होने वाली, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है, सूडान में प्रवाहित होने वाली पवन को कहा जाता है हबूब। हबूब
ये सूडान में प्रवाहित होती है। सूडान अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन यह इथिकल सिविल वॉर के कारण इसको डिवाइड कर दिया गया है और सूडान 2 भागों में विभाजित है, सूडान और दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। चूँकि यहाँ पर 2 समुदाय के लोग साथ साथ रहते थे, उत्तरी सूडान पे इस्लाम प्रभाव वाले लोगों का वर्चस्व था, जबकि दक्षिणी सूडान में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का वर्चस्व था। दोनों के बीच में सिविल वार बहुत ज़्यादा था, और सिविल वार इसलिए था कि यहाँ पर पेट्रोलियम, दक्षिणी सूडान में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो उसी के स्वामित्व को लेकर विवाद था। तो ये सूडान की कहानी है। सूडान ज्योग्राफिकल रूप से इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सूडान में ही एक जगह है खार्तूम, जो पहले संयुक्त सूडान की राजधानी हुआ करती थी, खार्तूम अब उत्तरी सूडान की राजधानी है। यहाँ पर नील नदी की जो वाइट नील नदी है और ब्लू नील नदी दोनों आकर मिलती हैं, और यहाँ पर जो मैदान बनता है वो कपास उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसको कहते हैं गेज़िरा का मैदान। अब तो डिवाइड हो गया है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है और उत्तरी की राजधानी की खार्तूम है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली पवन है हबूब, ठीक है, बर्ग। अब ऑस्ट्रेलिया में जो पवन प्रवाहित होती है इसको कहते हैं ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में, रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होती है, इसे कहा जाता है ब्रिक फील्डर। ये भी एक गर्म और शुष्क पवन है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, ब्रिक फील्डर। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली पवन है, ये भी गर्म और शुष्क पवन होती है, जिसको कहा जाता है नॉरवेस्टर। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली है नॉरवेस्टर पवन, न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है, और यह भी गर्म और शुष्क पवन है जो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। अब आते हैं हम लोग ईरान में। ईरान में कई प्रकार की शुष्क एवं गर्म पवनें प्रवाहित होती हैं, जिसमें पहली है ईरान में पवन सामून। ईरान में प्रवाहित होने वाली पहली पवन है गर्म एवं शुष्क सामून। दूसरा है गोरिच। गोरिच जो ईरान में प्रवाहित होती हैं, सामून और गोरिच ये ईरान में प्रवाहित होती हैं। एक तीसरी पवन है जिसको कहते हैं सामल। सामल यह ईरान में भी प्रवाहित होती है, इराक में भी प्रवाहित होती है और सऊदी अरब में भी प्रवाहित होती है। सामल, सामल जो गर्म एवं शुष्क पवन होती है, सामल। तो याद रखिएगा कि ईरान में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है सामून, गोरिच। साथ में सामल भी ईरान में प्रवाहित होती है, लेकिन सामल पवन ईरान के साथ साथ इराक और सऊदी अरब में भी प्रवाहित होती है। अगली जो पवन हम लोग की है वो है मारीन। मारीन दक्षिणी फ्रांस में प्रवाहित होती है, मारीन। ये भी एक गर्म और शुष्क पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में प्रवाहित होती है। रूस और कजाकिस्तान में एक गर्म और शुष्क पवन प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है सुखोवे। रूस एवं कजाकिस्तान यानी कि इस भाग में प्रवाहित होती है और इसे कहा जाता है सुखोवे। सुखोवे पवन रूस एवं कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क पवन है जिसे कहा जाता है सुखोवे। यहीं बगल में चीन के तारिम बेसिन और मध्य एशियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है यहाँ पर पवन, इसे कहा जाता है काराबुरान। काराबुरान जो मध्य एशिया चीन में प्रवाहित होती है। तारिम बेसिन खास करके जो चीन का पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है चीन का तारिम बेसिन, उसको प्रभावित करती है, इसे कहा जाता है काराबुरान पर्वत। जब हम लोग ठंडी पवनें पढ़ेंगे तो इसी से मिलती जुलती नाम अन्य भी आएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ गर्म स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा करेंगे।
काराबुरान पर जो गर्म एवं शुष्क पवन है, ये पश्चिमी मध्य एशिया में प्रवाहित होती है और चीन के पश्चिमी भाग में, जिसमें तारिम बेसिन है, उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आते हैं फिलीपींस में। ये फिलीपींस एक द्वीप समूह है, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है फिलीपींस। यहाँ पर एक पवन प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है बाग्यो। बाग्यो यह भी उष्ण एवं शुष्क पवन है जो फिलीपींस में प्रवाहित होती है। बाग्यो फिलीपींस ज्योग्राफिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं फिलीपींस में, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में फिलीपींस द्वीपों से, बहुत से द्वीप यहाँ पर द्वीपीय है, देश भी है, यहाँ पर बाग्यो पवन प्रवाहित होती है। इंडोनेशिया के खास करके जावा द्वीप समूह पर एक पवन प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है कोयम्बैग। कोयम्बैग इंडोनेशिया में प्रवाहित होती है। यह भी गर्म एवं शुष्क पवन है, कोयम्बैग। तो ये जो मुख्य पवनें थीं जो विश्व स्तर पर फैली हुई हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब मध्य अमेरिका में जो मानसूनी पवनें हैं, इनको कहा जाता है टेम्पोरल। मध्य अमेरिका में कई अन्य पवनें भी हैं। जब ठंडी पवनें, स्थानीय पवनों की चर्चा की जाएगी तो वहाँ पे भी चर्चा की जाएगी हम लोग इसके बारे में। ये मुख्य पवनें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी स्थानीय पवनें हैं, लेकिन चूँकि मैं जो मेन है उनको बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। बाकी अन्य पवनें भी हैं, उसको भी आप पढ़िएगा, बुक्स में आपको मिलेंगी। लेकिन जो मेन पवनें हैं, स्थानीय पवनें, इनके बारे में हमने आप चर्चा कर दी। जो मुख्य पवनों की विशेषता है उनके बारे में चर्चा कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी एग्जामिनेशन में, और आप इसको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके अगला लेक्चर जो होगा हम लोग का, वो ठंडी स्थानीय पवनों का होगा, जिसमें ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ठंडी स्थानीय पवनें हैं उनका क्या महत्व है और वो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय पवनें जो होती हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्थानीय पवनों का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या नाम लेकर हो सकता है कि इन दोनों पवनों का उल्लेख करते हुए वहाँ के मौसम पे क्या प्रभाव डालती हैं, उसके बारे में उल्लेख कीजिए। तो मैं आज क्लास यहीं ऑफ करता हूँ, छोड़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ठंडी स्थानीय पवनों पर। थैंक यू।